अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। आपको लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक जगह ही मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 को करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। एक तो ये कि मैंने जो इसके बाकी पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक, वो मैंने 2 सेपरेट वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं, वो भी इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और वो आप लाजमी देख लें। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि वो आप लाजमी देख लें, क्योंकि उनमें जो हमने मेथड यूज़ किया है उसका ताल्लुक पार्ट नंबर जो 5 आज हम करने जा रहे हैं उससे ज़रूर है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है x+1, x+2, x+3, x+6 और आगे -3x² लिखा हुआ है। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x+1 से लेकर x+6 तक ये जितने भी टर्म्स लिखी हुई हैं, और एंड पे -3x² उसमें उन सब में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे मौजूद है कि हमने इनको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आपने सबसे पहले इनके पेयर्स बनाने हैं, इनको अरेंज करके लिखना है, और किस तरीके से अरेंज करना है वो भी मैंने आपको समझाया था। उसी तरीके से आज हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बाकी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो अभी आपको जब सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ये अब आपके सामने आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी यहाँ पे इस तरह के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे x+1, +2, +3, +6, इनमें जो ये नंबर्स आ रहे होंगे कांस्टेंट, आपने इनको आपस में सॉल्व करके देखना है और देखना है कि क्या नंबर आता है एज अ रिजल्ट। जैसे आप देखें यहाँ पे +1 और +2 लिखा हुआ है, तो +1 में +2 करें तो आपको 3 मिलता है। यहाँ पे +3 और +6 लिखा हुआ है, तो +3 +6 करें तो आपको +9 मिलता है। मैंने आपको कहा था इन दोनों जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स आते थे जो कि 4 के करीब होते थे, पिछले पार्ट्स में भी इतने ही हैं, आपने किसी 2 फैक्टर्स को इस तरीके से मिलाना है कि उन 2 फैक्टर्स को मिलाने से और बाकी 2 फैक्टर्स को मिलाने से उनके इन कांस्टेंट को सॉल्व करें तो यहाँ पे जो ये आंसर्स आते हैं ये बिल्कुल सेम आए। जैसे अगर यहाँ पे 1 + 2 3 आ रहा है, तो इधर भी 2 ऐसे फैक्टर्स को मिलाएं जिनको प्लस करने से 3 आए। या आप ऐसे कह लें, अगर यहाँ पे 3 + 6 9 आ रहा है, तो जो बाकी 2 फैक्टर्स हैं उनके भी कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने से आपके पास 9 ही आना चाहिए। तो इस तरीके से हम उनको मिला लेते थे, अरेंज कर लेते थे और फिर उनको सॉल्व करके कुछ ना कुछ लेट करते थे, उनमें कुछ सेम बनता था और हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अगर आप देखें 1 और 2 को मिलाने से 3 आता है, 3 और 6 को मिलाने से 9 आता है, ये दोनों सेम नहीं आ रहे। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ देखें तो ये तब भी सेम नहीं आएंगे। लेट से अगर आप 1 को 3 से भी मिलाते तो 1 + 3 4 आता, और 2 को 6 से मिलाते तो 2 + 6 को सॉल्व करने से 8 आता, तब भी सेम ना आते। आप कोई भी यहाँ पे अरेंजमेंट करके देख लें, इनका जो ये कांस्टेंट है, इनको ये जो हम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं वो सेम नहीं आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो पिछले पार्ट थे उनमें तो कोई ना कोई अरेंजमेंट मौजूद होती थी, या तो हम अरेंज कर लेते थे और सेम बना लेते थे, या वो पहले से अरेंज होते थे। वो आप लास्ट वाले क्वेश्चन जो है मेरे देख सकते हैं। लेकिन इस पार्ट में क्या करें, इसमें तो कोई भी चीज़ सेम नहीं बन रही, तो इधर आपने इन कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखना है। पिछले जितने पार्ट्स थे उनमें हमने प्लस या माइनस किए हैं, लेकिन इधर आपको मल्टीप्लाई करके देखना है और फिर देखना है कि जो आंसर आता है वो सेम बनता है या नहीं बनता। तो अगर मल्टीप्लाई करने से किसी एक पेयर को ऐसा चूज कर लें कि एक नंबर आपका उनको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, तो दूसरे को भी पेयर को उन कॉन्स्टेंट को सॉल्व करने से वही नंबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको अभी समझ आ जाएगी बात। आप देखिए 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6। इसी तरीके से अगर मैं 1 और 6 को सॉल्व करूं तो 1 6 टाइम्स कितना होता है, वो भी होता है 6। इसका मतलब जो इनकी पेयरिंग बनती है वो ये बनती है कि x+1 को आप x+6 के साथ मिला लें, यानी x+1 को आप x+6 के साथ मिला लें, और ये जो x+2 लिखा हुआ है इसको आप x+3 के साथ मिला लें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x+2 को आप मिला लें x+3 के साथ, और जो एंड पे -3x² लिखा हुआ है इसको आपने वैसे ही रहने देना है, इसको आपने कुछ भी चेंज वगैरह नहीं करना। तो अब इसको हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया, इससे हमें फ़ायदा होगा अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे और वो आपको पता चलेगा अभी एंड पे। तो अब जब आप ये कर लें तो आप देखें 6 1 टाइम्स भी 6 होता है, यहाँ पे 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ऐसे सेम नंबर आ गए हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, x टाइम्स हो जाएगा x², x को +6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब +1 की बारी, +1 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा +1x, और +1 को +6 से करेंगे तो ये हो जाएगा +6, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स डाल देंगे। इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। अब इस x को इन सब से करना है, तो x टाइम्स हो जाएगा x²,
x को +3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब +2 की बारी, +2 को सबसे करेंगे तो +2 को x से करेंगे +2x, +2 को 3 से करेंगे +6 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -3x²। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो x² आपके पास वैसे ही आएगा और 6x + 1x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x और +6 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे x² और 3x + 2x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x और +6 आपके पास वैसे ही आ जाएगा और -3x² भी वैसे का वैसे। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप देखें इन दोनों के अंदर एक चीज़ सेम है, वो क्या है, वो है इधर भी x² + 6 लिखा हुआ है, इधर भी x² + 6 लिखा हुआ है और इन तरह के क्वेश्चन में हम यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ पार्ट सेम बन जाए ताकि हम उसको लेट कर सकें। तो मैं इसको ज़रा स्टार्ट में लिख देता हूँ आसानी के लिए, तो मैं लिख देता हूँ x² + 6 यानी +7x को बाद में लिख देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे भी x² + 6 जो कि पार्ट सेम है, इसको स्टार्ट में लिख लेता हूँ ज़रा अरेंज करके और ये 5x वाले टर्म को एंड पे लिख लेता हूँ, इससे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और -3x² वैसे का वैसे। तो अब जो पार्ट इन दोनों में सेम है, आपको पता है इन तरह के क्वेश्चन में हम उनको लेट कर लेते थे, तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम लिखेंगे लेट y = x² + 6। ये मैंने आपको बताया हुआ है किसी ऐसे वेरिएबल के इक्वल आपने इसको लेट करना है जो कि पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में x वेरिएबल यूज हो रहा है इसलिए मैंने इस सारे को y के इक्वल रखा है। जब आप लेट कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आपने वापस पुट करवानी है, क्योंकि अब जहाँ पे x² + 6 है आपने कह दिया वो y के इक्वल है, वहाँ पे आपने y लिख देना है। तो यहाँ पे x² + 6 है, आप यहाँ पे लिख दें y, आगे आप लिखें +7x, आगे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी x² + 6 है, आप लिखें y और आगे आप लिखें +5x और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे -3x² आपको वैसे का वैसे ही लिख देना है। और आगे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने जहाँ पे x² + 6 था आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे y पुट कर दिया, बाकी चीज़ों को वैसे रहने दिया। तो अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आपको फिर से इन दोनों टर्म्स को इन दो जो है ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये y को फिर दोबारा y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा y²। इस y को +5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy। इसी तरीके से 7x की अब बारी है, +7x को y से करेंगे तो ये हो जाएगा 7xy और +7x को +5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 टाइम्स होते हैं 35 और x टाइम्स हो जाएंगे x² और -3x² तो आपके पास वैसे ही मौजूद रहेगा। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आपके पास y²। 5 + 7 सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों में xy वेरिएबल है, ये लाइक टर्म्स है एक तरह की, तो आपको 5 में 7 ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12xy, 7 + 5 12 और xy 7 वैसे ही। इसी तरीके से यहाँ पे 35 में से आपको 3 माइनस करना है, तो 35 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 32 और यहाँ पे आ जाएगा x²। अब जब आप यहाँ तक कर लेंगे, अब आपके पास यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक ही पॉसिबल है, यानी आप यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं और उसकी मदद से इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। आपने इससे परेशान नहीं होना कि इसके एंड पे x² आ रहा है, आपने जैसे मिड टर्म ब्रेक वाला प्रोसीजर यूज़ करना है तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेक वाला प्रोसीजर क्या होता था वो मैं स्टार्ट वाले पार्ट्स में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें ये होता था कि जो भी ये y² वाली टर्म होती थी जो स्टार्ट में लिखी होती थी, तो आप या x² वाली टर्म होती थी, हम उसका कॉफिशेंट ले लेते थे, उसके कॉफिशेंट को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे x² वाली टर्म दो आ रही हैं, तो इसमें से मैं ये y² वाली टर्म को एज अ रेफरेंस चूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ जो कॉफिशेंट लिखा है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इस 1 को जब आप इस लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 32x² है, इसमें वेरिएबल भी आ रहा है, तो आपके पास आएगा 32x², क्योंकि 1 × 32 क्या होता है, 1 × 32 क्या होगा, वो 32 ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ का वेरिएबल नहीं यूज़ करूँगा, आप उसको इग्नोर करिएगा, वो ऑटोमेटिकली एंड पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आप 1 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो भी इनफ है, वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 × 32 क्या आता है, 32। उसके बाद हम दो चीज़ें करते थे, यानी दो नंबर्स ऐसे ढूंढते थे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला ही नंबर यानी 32 आता था, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस कर देने से मिडिल टर्म का कॉफिशेंट आता था। तो मिडिल टर्म है 12xy और इधर xy का जो कॉफिशेंट है वो 12 है। ये xy को यहाँ पे वेरिएबल ट्रीट करेंगे, वेरिएबल के साथ वाली टर्म हम देखते थे, तो xy दोनों वेरिएबल है, उसके साथ +12 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, +12। तो ये बहुत आसान है। वो नंबर क्या है, वो नंबर है 8 और 4, क्योंकि 8 को 4 टाइम्स करें तो 32 आता है, और इसी तरीके से अगर आप 8 में 4 ऐड कर दें तो आपको पता है वो क्या आता है, 12, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो वो नंबर आपको मिल गए हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे 1y² प्लस, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, पहला नंबर 8 है तो आप लिखेंगे 8, उसके साथ यही वेरिएबल्स लगाएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी xy प्लस
अगला नंबर आप लिखेंगे 4, उसके साथ ये वाला वेरिएबल लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी XY, और एंड पे आप लिख देंगे 32 और x² वैसे का वैसे। अब आपने इनमें से कॉमन लेना है, y² और 8xy में y कॉमन है, जो छोटी पार्ट्स होती हैं वही बाहर कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो y² में से एक y बाहर मौजूद है तो आपको यहाँ पे जस्ट 1y लिखना पड़ेगा। 1y का मतलब है जस्ट ये वाला y, इसकी पावर 1। ये वाला 1 जो स्टार्ट में था ये आप यहाँ पे लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा फिलहाल। तो 8 तो वैसे ही आएगा, x भी वैसे ही आएगा, और ये वाला y बाहर कॉमन आ चुका है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 4 और 32 में 4 कॉमन है, क्योंकि 4 और 32 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 मौजूद है, या आप ऐसे कह लें 4 के टेबल में 4 भी आता है, 32 भी आता है, तो 4 हम क्या लेंगे यहाँ पे कॉमन। XY में और x² में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x² है, यहाँ पे x है तो छोटी पावर कॉमन है यानी x की पावर 1 कॉमन है। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है। तो देखिए 4x में से तो यहाँ पे 4x बाहर आ चुका है, इसको छोड़ दें, सिर्फ y लिखना पड़ेगा। और प्लस 4 8 टाइम्स 32 होता है तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, और ये 2x है, यहाँ पे एक x मौजूद है तो एक यहाँ पे बचा होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे का काम बहुत आसान है। आपको पता है कि जो चीज़ यहाँ पे 2 मरतबा अपीयर हो रही होती है और वो सेम होनी चाहिए, जो कि सेम भी है, उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी चीज़ को मिलाकर एक दफ़ा लिख लेते हैं। इसको हम कॉमन लेना भी कहते हैं कि y + 8x यहाँ दोनों में लिखा हुआ है तो उसको आप एज अ कॉमन यहाँ पे लिख लें। तो ये लिख लेंगे हम y + 8x एक दफ़ा, और जो चीज़ बाकी होती है इसको भी मिलाकर लिख लें। यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं y + 4x एक दफ़ा। अब एक बात यहाँ पे जहन में रखनी है आपने, स्टूडेंट्स इन छोटी छोटी बातों से कभी कभार कंफ्यूज होते हैं। आप पहले y + 8x को लिख लें या पहले y + 4x को लिख लें, इन दोनों की जगह में आप रद्दोबदल कर सकते हैं, यानी एक चीज़ को पहले लिख लें, एक को बाद में लिख लें, इससे कोई भी क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे अगर y + 8x पहले लिख लेंगे और y + 4x को बाद में लिख लेंगे तो भी ठीक है, और अगर जिस तरह अभी मैंने लिखा हुआ है तो भी लिख लेंगे तो भी ठीक है, इससे कोई भी आपके मार्क्स जो है कट नहीं होंगे या कोई गलत तरीका नहीं होगा, ठीक है। अब आपने जब ये सॉल्व कर लिया, अब आपने y की वैल्यू वापस करनी है क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था। तो अगर आपको याद हो हमने ऊपर y की वैल्यू लेट करी थी, तो y की वैल्यू क्या थी, वो थी x² + 6। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वापस आपने पुट कर देना है x² + 6। तो मैं आपको यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे y आ रहा है तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा x² + 6, और आगे + 4x वैसे ही रहेगा, और इधर भी y आ रहा है, मैं इधर ही पुट कर दूंगा x² + 6, और आगे 8x आपके पास वो वैसे ही रहेगा। तो ये इसका आंसर है। आप इसी आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप पहले लिख लें x², उसके बाद x वाली टर्म यानी आप लिख लें 4x और +6, और इसके बाद आप इसको इधर भी ऐसे कर सकते हैं कि x² और 8x को पहले लिख लें, x² + 8x और +6। तो ये आंसर भी इसका बिल्कुल ठीक है। मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसी तरीके से मैं दोबारा बता दूँ, अगर आप ये x² + 8x + 6 को पहले लिख लेंगे और x² + 4x + 6 को बाद में लिख लेंगे, या यहाँ पे भी आप ऐसे कह लें, किसी चीज़ को पहले या बाद में लिख लेने से मल्टीप्लाई जो हो रही होती है आपस में, उससे कोई भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसके सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।